शब्बीर का कहना है कि इंसान के अंदर बाज बुराइयां ऐसी हैं जो इसे ले डूबती हैं, और इन बुराइयों में सबसे ज्यादा खतरनाक बुराई है वो है हसद। हसद की आग ना सिर्फ हसद करने वाले को बल्कि जिससे हसद की जा रही है उसे भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। शब्बीर ने मुल्तान में एक ऐसी भावज और देवरानी को देखा है जिनके दरमियान हसद की आग हायल थी। आप भी देखिए। 2.5 साला मदिहा की माँ अपने सास के साथ बैठी बातें कर रही थी कि इतने में मदिहा की चची कमरे में आ गई। मदिहा की माँ और उसकी सास अपनी बातचीत में मगन रहीं और उन्होंने आंख उठाकर भी मदिहा की चची की तरफ नहीं देखा। मदिहा की चची ने सास बहू को आपस में शीरो शकर होते देखा तो जलकर ही रह गई। उसने बुरा सा मुंह बनाया और तनतनाती हुई आगे बढ़ गई। सास मामले की नजाकत को भांप गई थी। उसने मदिहा की चची सायरा को आवाज दी तो उसने मसनूई मुस्कुराहट के साथ पलटकर सास की तरफ देखा। वो कहाँ है छोटी? सो रही है। बेटा, बच्ची को साफ सुथरे कपड़े पहना के रखा करो, बुरा लगता है ऐसी गंदी संदी फिरती रहती है वो। अम्मा आपको तो ना मेरे हर काम में कीड़े नजर आते हैं। लो भाई, अब तो नेकी का जमाना भी नहीं रहा। तुमने अपनी भाभी को देखा है बच्ची को कैसे साफ सुथरे कपड़े पहना के रखती हैं, कितनी प्यारी बच्ची लगती है। भाई अम्मा मैं तो ऐसी हूँ, मैं नहीं बदलने वाली। देख रही हूँ मदिहा की माँ। अम्मा अभी कुछ मैं कहूंगी सायरा को तो बुरा लग जाएगा। तुम तो चुप ही रहो भाभी, अम्मा का दिमाग खराब करने वाली आप ही हो। अरे बड़ी जबान चलने लगी है तेरी। हाँ अब तो मेरी कौन सुनेगा। अच्छा बाबा, अल्लाह के वास्ते हमें माफ कर दे। दिमाग खराब करके रखा हुआ है मेरा, क्या करूं। सायरा को उसकी सास और बड़ी देवरानी की दोस्ती एक आंख नहीं भा रही थी। उसे सास के रोकने टोकने पर अक्सर गुस्सा आ जाता और हसद की आग उसके चेहरे को मजीद झुलसाए जा रही थी। सायरा का बस चलता तो वो अपनी सास को भाभी के खिलाफ ऐसा भड़काती कि उसे उससे नफरत हो जाती। सायरा हर वक्त कमरे में पड़े पड़े यही सोचा करती थी। फिर उसके जहन में एक शैतानी मंसूबे ने जन्म लिया। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो सास से झगड़ा करने के बजाय उसकी खिदमत का ढोंग रचाएगी और सास को भाभी के खिलाफ भड़का कर रहेगी। ये ख्याल आते ही एक दिन जब सास की तबीयत खराब थी, वो सास के कमरे में दाखिल हुई और उसके बेड के पास बैठ गई। अम्मा आपको पानी दूं? कौन है? मदिहा की माँ। अरे अम्मा मैं हूँ सायरा। आपको तो मदिहा की माँ के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। अरे तो बेटा वो है कहाँ? क्या बताऊँ अम्मा आपको, जिसे आप दूध का धुला हुआ समझ रही है ना, असल में वो है नहीं। तू तो बड़ी आग लगा हुआ है। हाँ, अल्लाह मियाँ की गाय जैसी भाभी को भी इल्जाम लगा रही है तो। अम्मा इसका दिल थोड़ी ना लगता है भाई साहब के साथ। क्या कह रही है तू? हैं? अम्मा आहिस्ता बोलो, वो सुन लेगी ना तो कयामत आ जाएगी। इस लगाई बुझाई के दौरान मदिहा की माँ भी कमरे में आ गई। सायरा ने मौजू बदल दिया और मुस्कुराकर मदिहा की माँ की तरफ देखने लगी। अरे भाभी देखे ना अम्मा को कितना तेज बुखार है। अरे मैंने अम्मा को दवाई दे दी है। हाँ। अच्छा वो मदिहा कहाँ है? खेल रही है बाहर। बहुत प्यारी बच्ची है, अल्लाह इसे नजर बद से बचाए। बहुत प्यारी बच्ची है। सायरा ने अपनी सास के दिल में मदिहा की मां के खिलाफ जो आग लगाने की कोशिश की थी उसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि सायरा की सास उल्टा सायरा को समझ गई कि ये एक हासिद और एक आग लगाने वाली औरत थी। बल्कि अब इस वाकये के बाद सायरा की सास अब मदिहा को एक मां की तरह चाहने लगी थी। आप भी देखिए। सास और बहुओं के दरमियान खींचातानी बढ़ती जा रही थी और सायरा भी ज्यादा दिनों तक मुनाफिकत नहीं कर सकी। एक दिन सायरा की सास मदिहा की माँ के साथ किसी तकरीब में जाने की तैयारी कर रही थी कि ये मंजर देखकर सायरा से न रहा गया और वो फट पड़ी। अम्मा
तुमने तो मुझे आपा नजीरा के बेटे की शादी का बताया नहीं था। सिर्फ 2 लोगों को दावत दी है। तो मैं नहीं हूँ इस घर में। आखिर तेरा मसला क्या है? भाई मेरा तो कोई मसला नहीं, सारा मसला तो इनका है। अरे सायरा, तुम चुप रहो, सारी आग तुमने लगाई है। अम्मा इसका मुंह बंद करा ले, नहीं तो। तो क्या मैं चोर हूँ, डाकू हूँ? वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सब जानती जो तुम कर रही हो, कैसे भाई को बेवकूफ बना के रखा है तुमने। अम्मा आप, अरे भाई क्या दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का? क्या हो गया है तुम लोगों को? मदीहा की मां ने सायरा को मारने के लिए हाथ उठा लिया, लेकिन सास ने हाथ जोड़कर बीच बचाव करा दिया। सायरा पांव पटकते हुए वहां से चली गई। अरे भाई खुदा के लिए माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों लड़ती रहती हो तुम लोग हर वक्त? मैं तुम लोगों की वजह से बीमार हो गई हूँ। क्या तुम लोगों ने घर का माहौल बनाया हुआ है, उसको देखूं या तुम्हें देखूं? मैं तो पागल हो गई हूँ इस घर के अंदर। बात बिगड़ चुकी थी और अब दोनों बहुओं के दरमियान बातचीत का सिलसिला भी बंद हो गया था। हाँ, अलबत्ता एक बात है कि वो रह एक ही घर में रही थी और किचन का सारा इंतजाम सास के हाथ में था। एक दिन सायरा का बावर्ची खाने के सामने से गुजर हुआ तो 2.5 साला मदीहा अपनी दादी के पास खड़ी थी और दादी बड़े प्यार से उसे मीठी रोटी का टुकड़ा दे रही थी। सायरा शदीद गुस्से के आलम में रुककर ये मंजर देखने लगी। वो बुरी तरह हसद की आग में जल रही थी। उसका जी चाहा कि बहुओं के दरमियान नफरतें खड़ी करने वाली सास का गला दबा दे, मगर वो खामोशी से वहां से चली गई। इस वाक़े के दूसरे दिन घर का नक्शा ही बदल गया था और मदीहा की माँ और सायरा गले मिल मिल कर रो रही थी। सास का भी बुरा हाल था। हुआ ये था कि 2.5 साला मदीहा अचानक घर से बाहर खेलते खेलते गायब हो गई थी, जिसके बाद घर में कोहराम मच गया था। मेरी बच्ची कहाँ चले? अरे भाभी चुप हो जाए ना। या अल्लाह मेरी बच्ची जहाँ भी हो सही सलामत हो अल्लाह। यही कह रही थी, मेरी बच्ची कहाँ चले गई? अल्लाह, यही कहीं होगी ना, कहाँ जा सकती है? अल्लाह उसे खैरियत से रखे। पता नहीं कहाँ चले गई मेरी बच्ची। अल्लाह उसको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। भाभी चुप हो जाए। बच्ची की गुमशुदगी ने दोनों बहुओं के दरमियान इख्तिलाफात खत्म कर दिए थे और जब काफी वक्त गुजर जाने के बावजूद 2.5 साला बच्ची का कुछ मालूम नहीं हो सका तो फिर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आपको किसी पे शक है? जी नहीं, घर में खेल रही थी, पता नहीं कब खेलते खेलते बाहर चली गई है। अच्छा, और कौन रहता है आपके साथ? जी देवरानी रहती है। उसके ताल्लुकात आपके साथ कैसे हैं? घर में तो थोड़े बहुत झगड़े चलते ही रहते हैं। अच्छा, आप फिक्र ना करें, हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। पुलिस ने जब मदीहा की चची को शामिल तफ्तीश किया तो एक नया इंकशाफ सामने आ गया। मदीहा को उसकी चची ने कत्ल किया था। वो उसे सुनसान गली में ले गई, उसे बहुत मारा पीटा और फिर गला दबाकर हलाक कर दिया था। और ये है वो मनाजिर जब मासूम बच्ची की हासिद चची पुलिस को जाए वारदात की निशानदेही कर रही है। आप भी देखिए। जालिम और हासिद चची का कहना था कि उसकी सास उसके साथ इम्तियाजी सलूक करती थी। उस रोज सास ने मीठी रोटियां पकाई थीं जो उसने मदीहा और उसकी माँ को दी, मगर उसे और उसकी औलाद को नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद उसने हसद की आग में जलते हुए सास और भाभी से अपनी बेइज्जती का इंतकाम लिया था। जरा इन आंसुओं को देखिए जो 2.5 साला बच्ची की माँ की आंखों से रवां है। कहा जाता है कि हसद की आग इंसान को जलाकर कोयला कर देती है। इंसान कुछ समझने सोचने के काबिल ही नहीं रहता। शब्बीर ने मासूम बच्ची की कातिला को इबरतनाक सजा देने का मुतालिबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा।
औरत जिसका नाम नूरी है, मुरीद के नवाही गांव की रिहायशी है। कोई वक्त ऐसा नहीं आता कि इस माँ के दिल को करार आता हो, आंसू थम जाते हों, आहें मध्यम पड़ जाती हों। नूरी के जवान मेहनतकश बेटे की लाश बीआरबी नहर से मिली थी। बेटे की लाश घर के आई, नूरी बीबी को यकीन ही नहीं आया कि उसका बेटा इस तरह लावारिस मर सकता है। वो जवान बेटे को तदफीन के लिए ले जाया गया तो नूरी बीबी ने बेटे की कब्र पर डेरे डाल दिए थे। जैसे माँ की आवाज सुनकर जवान बेटा हजारों मन मट्टी से बाहर निकल आएगा और माँ से कहेगा कि माँ तू क्यों रोती है, मैं जिंदा हूँ, ठीक हूँ, तेरे पास हूँ, मुझे छू कर देख ले। नूरी बीबी का 28 साला बेटा एहसान अली 200-250 रुपए योमिया दिहाड़ी पर मेहनत मजदूरी किया करता था। 4 बहनों का इकलौता भाई था और बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद पैदा हुआ था। एहसान अली की पैदाइश मन्नतों मुरादों से हुई थी। शब्बीर को ये बात भी एहसान अली की बैन करती माँ की फरियाद से पता चली थी। वो कह रही थी उसका शहजादा बेटा मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। नूरी बीबी बार बार गांव के चौधरी और पुलिस का नाम ले रही थी। चौधरी को बेटे का कातिल कहकर फरियाद कर रही थी, इंसाफ मांग रही थी। ये चौधरिया ने मेरा बच्चा पकड़ो आया, पैसे हुए लालच में मेरा बच्चा पकड़ो आया, पैसे हुए भाई बाबा पर पैसे हैं, उसके पैसे लिए बच्चा पकड़ो आकर मेरा बच्चा मरवाया, नहर में बिकवा दिया। पुलिस वालों ने मेरा बच्चा मारा, पुलिस वालों ने मेरा बच्चा मारा, मेरा बच्चा गांव के चौधरियों ने पकड़वाया। शब्बीर नूरी बीबी की फरियादों और आहों के तूफान में पिसता चला गया। तब उसे मालूम हुआ कि नूरी बीबी के बेटे के साथ क्या हुआ। शब्बीर ने एक दिन देखा कि नूरी बीबी का बेटा खेत में मेहनत मशक्कत कर रहा था कि इस दौरान गांव के चौधरी का अपने साथियों के साथ वहां से गुजर हुआ। चौधरी ने अपनी गाड़ी रोकी तो खेत में काम करने वाले मजदूर अपना काम छोड़कर चौधरी को इस तरह सलाम करने लगे जैसे बादशाह सलामत की सवारी आ गई हो। एहसान अली भी खेत में मौजूद था। वो चौधरी को सलाम करने के बजाय अपने काम में मसरूफ रहा। चौधरी की नजर एहसान पर पड़ी तो चौधरी को ऐसा लगा जैसे उसकी कोई बहुत बड़ी बेइज्जती कर दी गई हो। एहसान की गुस्ताखी देखकर चौधरी ऐसे दहाड़ा जैसे वो इलाके का बदमाश। वो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े। एहसान ने चौधरी की बात सुनी अनसुनी कर दी तो चौधरी एहसान के करीब पहुंच गया। ओए तेरे बड़े नखरे हो गए हैं। क्या हुआ चौधरी साहब, सब खैर तो है ना? और मैंने क्या किया है? तूने क्या किया? तुझे पता नहीं है जहाँ चौधरी खड़ा होता है वहाँ कोई नहीं बैठ सकता, वरना जमीन पे रेंगने वाले कीड़ों की तरह पांव तले रोन देता है चौधरी। अच्छा चौधरी साहब, ठीक कह रहे हैं आप। ओए चुप कर, बंद कर अपनी बकवास। बड़ा है चौधरी का बच्चा। चलो। चौधरी साथियों को लेकर गुस्से में आगे चला गया तो एहसान को साथी मजदूरों ने घेर लिया। ओए एहसान अली, ये क्या किया तूने यार? तुझे पता नहीं है चौधरी का? उसको सलाम ना करो तो उसका कितना असर रसूख है। चाचा, मैंने क्या किया है? मैंने कौन सी बदतमीजी की चौधरी से? देख चाचा, चौधरी होगा तो वो अपने घर का होगा। ओए खबरदार। मजदूर साथी ने फौरन एहसान अली के मुंह पर हाथ रख दिया। चौधरी नजर आए तो उसको सलाम कर लेना। छोड़ो चाचा, मैं क्यों डरूं उससे? मैंने कोई डाका बारह चोरी की है जो डरूं मैं उससे? ओ यार तू नहीं समझेगा। इस वाक़े के बाद चौधरी ने एहसान अली से बाकायदा दुश्मनी लगा ली थी क्योंकि बादशाह सलामत की आन बान में फर्क आ गया था। शब्बीर ने देखा कि चौधरी अपने डेरे पर एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके मजारे उसके चारों तरफ जमीन पर बैठे थे। ये इंस्पेक्टर क्यों नहीं आया अभी तक?
जी चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ओ इंस्पेक्टर, तेरे भी बड़े नखरे हो गए। हम यहाँ तेरे मुंतजिर बैठे हैं और तू है कि आके ही नहीं दे रहा। सर बस मैं अभी हाजिर हुआ सर, बस मैं आ रहा हूँ। आ गया सर, आ गया, मैं आ गया। जल्दी आप। शब्बीर ने देखा कि इंस्पेक्टर कानों से फोन हटाते हुए चौधरी के सामने आ गया था। अस्सलाम चौधरी साहब। इंस्पेक्टर, तुझे पता है ना, इस गांव में तेरी पोस्टिंग मैंने करवाई है। चौधरी साहब, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ? फिर तुझे मेरे इलाके में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े नजर नहीं आ रहे हैं? वो कीड़े मकोड़े जो मेरे पैर में काटने लगे। चौधरी साहब, आप मुझे हुक्म तो करें। चौधरी ने अपने एक आदमी को आवाज देकर बुला लिया। उसको ले जाओ और समझाओ क्या करना है इसको। चौधरी का आदमी इंस्पेक्टर को एक तरफ ले जाकर राजो न्यास करता दिखाई देने लगा। इस वाकये के बाद एक दिन एहसान अली को उसके घर से थाने ले जाया गया। माँ बाप रोते पीटते पहुंचे तो एहसान अली की रिहाई के लिए मुबैना तौर पर 4,000 रुपए की रिश्वत और चौधरी की सिफारिश की शर्त रख दी। एहसान अली के माँ बाप 4,000 रुपए लेकर थाने पहुंचे, जिस पर लड़के को छोड़ने की यकीन दहानी कराई गई। मगर हुआ ये कि जब माँ पुलिस के वादे के मुताबिक अपने बेटे को थाने लेने पहुंची तो पुलिस ने गरीब माँ को कुछ और ही खबर सुना दी थी। शब्बीर ने देखा कि एहसान अली के माँ बाप लरसते हाथ जोड़े खड़े थे और थानेदार उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। साहब, हम कहाँ ढूंढे बच्चे को? घर से तो पुलिस उठा के लाई है। ओ भाई, मैंने कह दिया ना, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है, वो यहाँ से भाग गया है। जाओ जाके तुम उसे ढूंढो, मैं भी उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और ये लो अपने रिश्वत के 4,000 रुपए, मुझे नहीं चाहिए। साहब ऐसे नहीं करो साहब, मेरे बच्चे को ढूंढो, हम बड़ी दूर से आए हैं साहब। ओ माई, ओ बाबा, इसे ले जा। ओ मेरी जान छोड़ा, ले जा बाबा इसको। दूसरे दिन चौकी लब्बावाला के एहलकारों को पीआरपी नहर में डूबती हुई एक लाश मिली और ये लाश थी 28 साल एहसान अली की। लाश मिलने के बाद एहसान अली के माँ बाप, बहन और पूरा गांव सरापा एहतजाज बन गया। एहसान अली की माँ बार बार यही कहे जा रही थी कि उसके बेटे को चौधरी ने पुलिस के जरिए मरवाया था। शब्बीर ने ये दर्दनाक मनाजिर बड़ी मुश्किल से देखे थे। क्या माँ क्या बहनें, सबका कलेजा शक हो रहा था और उनके घर का वाहिद कफील, एक गरीब का बच्चा, एक रिश्ते हलाल कमाने वाला, मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया गया था। अपना बच्चा मेहनत कर पाला, मैंने अपना बच्चा दिहाड़ियां कर पाला, मैं अपने बच्चे बगैर नहीं जी सकती। शब्बीर ने जवान बेटे की मां नूरी बीबी की फरियाद सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे गांव के दरख्त, उसके खेत, उसकी जमीन, दरो दीवार सब कुछ सन्नाटे में आ गए थे। हैरान और परेशान थे कि चौधराहट और वडेरा शाही इंसानों को इंसान कब समझेगी। जिस चौधरी ने गांव में मुबैना गुंडागर्दी मचा रखी थी, उसे कब रोका जाएगा? कब ये समझा जाएगा कि रिस्क हलाल कमाने वाले भी इंसान हैं? पुलिस ने वाकई की सेहत से इनकार किया है, लेकिन शब्बीर का कहना है कि ये एक संगीन मामला है। इसकी हर सतह पर इंक्वायरी जरूरी है कि पुलिस का मौकिफ ठीक है या माँ की आंख से बहते हुए आंसू ठीक कह रहे थे। गांव के चौधरिया ने पकड़वाया है, उन्हें ही मरवाया है। रात को फिर हमारे घर पुलिस आई है, वो कहने लगे बच्चे को पेश करो। हमने कहा बच्चा मिलेगा तो पेश करेंगे। मैं फिर डेरे पे गई, मंसूर के पास। मंसूर ने कहा पुलिस मेरे डेरे पे आवा भी है, मेरे डेरे पे जावा भी है, मेरे से बगैर पुलिस गाँव में नहीं आती। नवाज शरीफ पर इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए, शहबाज शरीफ पर इंसाफ चाहिए। वो कहते हैं हम राणा तलमीर भी आप ही हैं, शहबाज शरीफ भी आप ही हैं, नवाज शरीफ भी आप ही हैं। चौधरी ने मेरे से ये जवाब दिया है, ये जवाब दिया। कोई कसूर नहीं जो पुलिस वाले फड़ के लै गए, ना कोई बकुआ बना के लै गए ने। किथे शहबाज शरीफ जेड़ा गरीबां दी मैं मदद करना,
ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। वो एहसान के खिलाफ हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी, मुदस्सर कांस्टेबल को उसकी तमीज़ के लिए बुलाया था। उसने आकर बताया कि उसका वालिद मिला है, उसने बताया कि वो लाहौर काम करता है, जब आएगा हम पेश करते हैं। इसके अलावा ना हमने उसको पकड़ा है और ना ही हमने उसको कोई तशद्दुद वगैरह किया, ना ही हमारे पास वो आया है। शब्बीर ने इस अलमनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है और मजलूमों को इंसाफ देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रहीम यार खान में एक ऐसे शख्स को देखा है जो एक लेडी कांस्टेबल के इश्क में गिरफ्तार हो गया था, लेकिन शक्की मिजाज होने की वजह से उसके इश्क में बहुत सारी रुकावटें खड़ी हो गई। जावेद पुलिस तरबियती मरकज के बाहर मोटरसाइकिल लिए किसी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में लेडी कांस्टेबल नबीला गेट से बाहर आई तो जावेद मोटरसाइकिल खींचता हुआ उसके पास ले गया। आइए, बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है। ओह, इतनी फर्मा बरदारी। वैसे मैं वर्दी चेंज कर रही थी तो इसीलिए लेट हो गई। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। थैंक यू, लेकिन बदले में मैं आपकी तारीफ नहीं करूंगी। अब चलें, लेट हो रहा है। ओके, तशरीफ रखिए। रहीम यार खान की रिहायशी नबीला ने पुलिस में मुलाजमत हासिल कर ली थी, लेकिन अभी वो तरबियती मराहल में थी। जावेद नबीला का मंगेतर था जो उसे घर से लाता और छुट्टी के बाद दोबारा घर छोड़ता था। नबीला और जावेद का रिश्ता ना सिर्फ मंगेतर का था, बल्कि इनके दरमियान प्यार का रिश्ता भी था। एक दिन जावेद ने छुट्टी के वक्त नबीला को साथ बिठाया और फिर वो दोनों एक होटल पहुंच गए। इस दौरान नबीला ने फोन करके घर वालों को बता दिया था कि वो जावेद के साथ थी। नबीला और जावेद होटल के एक गोशे में बैठे राजो न्यास कर रहे थे कि इस दौरान एक शख्स पुलिस की वर्दी में होटल में दाखिल हुआ। क्या हाल है मामले साहब, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? हाँ। नबीला की नजर पड़ी तो वो कुर्सी से खड़ी हो गई। क्या हुआ नबीला, तुम खड़ी क्यों हुई? वो मेरे इंस्ट्रक्टर आए हुए हैं यहाँ, मैं तुम्हें मिलवाती हूँ उनसे। हाय नबीला, कैसे हो, ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ सर। वो ये मेरे मंगेतर हैं जावेद, छुट्टी के बाद ये मुझे लेने आए थे। हम लोग यहाँ खाना खाने आ गए। आप भी ज्वाइन करें ना? नो थैंक्स, मैं जरा एक जरूरी मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। सर प्लीज। नो थैंक्स। फिर और आप सुनाएं कि आपकी ट्रेनिंग कैसी जा रही है? जी सर, बहुत अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है, गुड। चलो मैं चलता हूँ, आप लोग एंजॉय करें। सर थोड़ी देर तो बैठें प्लीज। थैंक यू ओके मिस्टर जावेद, थैंक यू। नबीला का इंस्ट्रक्टर चला गया तो जावेद की निगाहों में कई सवाल मचलने लगे। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। क्या मतलब, क्या सोच रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे इंसान है वो जावेद, और मैं उनकी बेस्ट स्टूडेंट हूँ। यार हम यहाँ पर इसके अलावा किसी और मौजू पर बात कर सकते हैं? जल रहे हो ना, है ना? मैं क्यों जलूंगा? अब खाओ उसको, मंगाया था, ठूसो। नबीला एक खुश शक्ल लड़की थी, जबकि जावेद एक शक्की मिजाज इंसान साबित हुआ। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जावेद को न जाने क्यों यकीन हो गया था कि नबीला का कोई और भी है जो उसे चाहता है। लेकिन इस बार जावेद ने उसे आजमाने का फैसला किया। एक दिन जावेद नबीला के घर पहुंचा तो वो किचन में थी। जावेद के आने की खबर सुनकर वो किचन से निकल आई। उसके हाथ में मोबाइल फोन था और वो किसी को एसएमएस कर रही थी। एक मिनट जावेद। हाँ बोल। किसे मैसेज करनी थी? उसी को, अपने इंस्ट्रक्टर को? ओफो, एक तो तुम्हारे दिमाग में मेरे सर छप गए। कब बदलोगे तुम? अच्छा, नाराज मत हो। अच्छा बस ना, मूड ठीक करो अपना। एक कप चाय बना दो अच्छी सी। अच्छा, अब चाय भी पिलानी पड़ेगी। लाती हूँ। नबीला जानबूझकर अपना मोबाइल जावेद के सामने वाली टेबल पर छोड़कर चली गई थी। नबीला के जाते ही जावेद ने इधर उधर देखा और फिर नबीला का मोबाइल उठाकर उसे चेक करने लगा। दूसरे ही लम्हे नबीला कहकहा मारती हुई अंदर दाखिल हुई। रहोगे ना वही शक्की के शक्की? कब बड़े होगे तुम?
क्या कर रहे थे ये? कुछ नहीं, ऐसी देख रहा था। तुम्हारे साथ तो गुजारा ही बहुत मुश्किल है। अभी भी वक्त है, सोच लो। क्या बात कर रही हो नबीला, तुम छोटी छोटी सी बातों में नाराज क्यों हो जाती हो? तुम्हें पता नहीं मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जावेद ने नबीला को आजमाने के लिए एक नई सिम खरीदी थी और फिर उससे प्यार भरे मैसेजेस करता था। अब वो सिर्फ इस इंतजार में था कि नबीला कब उसके मैसेजेस का जवाब देगी। एक दिन जावेद रात की तन्हाई में अपनी नई सिम से नबीला को एसएमएस किए जा रहा था, लेकिन नबीला की तरफ से मुकम्मल खामोशी थी। फिर अचानक नबीला की तरफ से जावेद के एसएमएस का जवाब आया, जिसमें पूछा गया था कि वो कौन है। नबीला का जवाबी एसएमएस देखकर जावेद का रंग उड़ गया और उसे यकीन हो गया कि नबीला आसानी से किसी भी शख्स के जाल में फंस सकती है। जावेद ने एसएमएस के जरिए अपना जाली नाम बताया और दावा किया कि वो नबीला से मोहब्बत करता है। इस एसएमएस का जवाब आने में काफी देर लगी। जावेद मोबाइल तकिए के नीचे रखकर लेट चुका था कि अचानक एसएमएस की टोन बजी तो उसने लपक कर मोबाइल उठा लिया और एसएमएस पढ़ने लगा। नबीला की तरफ से ये काफी हौसला अफजा एसएमएस था, जिसमें नबीला ने बताया था कि वो मंगनी शुदा है, लेकिन उसका मंगेतर शक्की इंसान है। नबीला का ये एसएमएस पढ़ते ही जावेद बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और वो हसद और नफरत की आग में जल रहा था। वो पागलों की तरह कमरे में टहलने लगा। इस कहानी की मजीद तफसीलात आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। ये नंबर तुम्हारा है ना? हाँ मेरा ही है। क्यों? क्यों? कुछ नहीं। तुम मेरे साथ वफा के नाम पर बेवफाई का खेल खेलती रही। ये एसएमएस पढ़ते ही जावेद बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा सुर्ख हो चुका था और वो हसद और नफरत की आग में जल रहा था। वो पागलों की तरह कमरे में टहलने लगा। जावेद को पूरी तरह यकीन हो गया था कि नबीला उसके साथ बेवफाई कर रही है। उसका दिल चाह रहा था कि वो मंगनी तोड़ दे और अपना रास्ता अलग कर ले, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। हैरतनाक तौर पर जावेद ने अपना रवैया बिल्कुल तब्दील कर लिया था और अब वो नबीला से पहले से बढ़कर प्यार जताने लगा। नबीला, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वाह, सूट। थैंक यू जावेद, लेकिन इतना महंगा सूट लाने की क्या जरूरत थी? नबीला, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम सॉरी जावेद, मैं तुम्हें खामखा एक शक्की इंसान समझ रही थी। कोई बात नहीं, मोहब्बत में सब कुछ चलता है। आई लव यू सो मच। और हाँ, कल जब तुम आओ ना तो यही सूट पहन कर आना, याद से। बज़ाहिर तो जावेद का रवैया तब्दील हो चुका था, लेकिन नबीला उसके दिल से मुकम्मल तौर पर उतर चुकी थी, क्योंकि नामालूम मैसेजेस के जरिए यह बात मालूम हो चुकी थी कि नबीला एक वफादार लड़की नहीं है। जावेद शदीद सदमे के आलम में था, लेकिन उसने सोचा कि इश्क का आज़ार सहना उसके बस की बात नहीं। और जावेद के जहन में नबीला का जो तसव्वुर था वो अब महबूबा या मंगेतर से तब्दील होकर एक खूबसूरत दोशीज़ा के तसव्वुर में तब्दील हो गया था, जो कि अब उसके कब्जे में थी। एक दिन जावेद हस्बे मामूल नबीला को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जा रहा था कि एक जगह पेट्रोल खत्म होने की वजह से उसे मोटरसाइकिल रोकनी पड़ी। क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फिर वो दोनों पैदल पेट्रोल पंप की तरफ रवाना हो गए। वो दोनों आपस में बातें करते जा रहे थे। नबीला, तुम्हें मेरे सर की कसम है, मुझसे झूठ मत बोलना। मुझे ये बताओ कि मजीद से तुम्हारा चक्कर तो नहीं है? मजीद? कौन मजीद? वही मजीद जिसे तुमने एसएमएस पे ये कहा था कि तुम अपने मंगेतर को पसंद नहीं करती। पागल हो गए हो क्या? मैं किसी मजीद को नहीं जानती। अच्छा, झगड़ा क्यों करती? नाराज मत हो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अभी यहाँ पर थोड़ी दूर आगे पेट्रोल मिल जाएगा, फिर बात करते हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जा रही हूँ मैं। अरे नबीला,
तमाशा क्यों बना रही हो? रुको एक मिनट बात करते हैं ना। उस दिन जावेद नबीला को अपने एक दोस्त के घर ले गया। घर खाली था। जावेद ने नबीला से हाथ जोड़कर माफी मांगी। नबीला मज़ाहमत करती रही, लेकिन थोड़ी ही देर में पिघल गई। जावेद ने नबीला को मोटरसाइकिल पर बिठाया और रास्ता तय करने लगा। एक सुनसान मकाम पर पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल रोक दी। क्या हुआ? हम यहाँ क्यों रुके हैं? कुछ नहीं, तुम्हें एक चीज दिखानी है। क्या? ये देखो, ये नंबर तुम्हारा है ना? हाँ। और ये मैसेज, ये भी तुम्हारा है ना? हाँ मेरा ही है। क्यों? क्यों? कुछ नहीं, तुम मेरे साथ वफा के नाम पर बेवफाई का खेल खेलती रही। हाँ, क्योंकि तुम थे ही इसी काबिल। शक्की इंसान। मैं जा रही हूँ, जो कर सकते हो कर लो। नबीला जैसे ही आगे बढ़ी, बताता हूँ तुझे। जावेद ने मोटरसाइकिल में छुपाई हुई रॉड निकाली और नबीला पर हमला कर दिया। नबीला जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी, लेकिन थोड़ी देर में जख्मी होकर गिर पड़ी। जावेद ने झुककर देखा तो नबीला मर चुकी थी। जावेद नबीला की लाश सन्नाटे में छोड़कर फरार हो गया। नौजवान लेडी कांस्टेबल का कत्ल पुलिस के लिए एक मुहिम्मा बन चुका था, लेकिन पुलिस एक दिन जावेद के घर पहुंच गई, उसे गिरफ्तार किया और फिर मुकदमा दर्ज कर लिया। शब्बीर ने वफा, बेवफाई, एतबार और बेएतबारी के इस खेल में एक जान के ज़िया पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। शब्बीर का कहना है कि नबीला के कातिल को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।